नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से पर विस्तार से बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी, सहकारिता और जमीनी स्तर पर आर्थिक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं संविधान के भाग 9 पार्ट 9B की सहकारी समितियां, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये एक ऐसा विषय है जो शासन, पंचायती राज और लोक प्रशासन के हर छात्र के लिए, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भाग संविधान में हमेशा से नहीं था, है ना? जी इसे बाद में जोड़ा गया। बिल्कुल। इसे 97 में संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के जरिए संविधान में शामिल किया गया और ये लागू हुआ 15 फरवरी 2012 से। तो ये तारीख याद रखना भी जरूरी है, 15 फरवरी 2012। तो आज हमारी चर्चा का मकसद क्या रहेगा? हम श्रोताओं को क्या देने वाले हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है कि हम अनुच्छेद 243ZH से लेकर 243ZT तक, जो इस भाग 9 में शामिल हैं, उनके हर प्रावधान को बारीकी से समझें। हम कोशिश करेंगे कि हर अनुच्छेद के पीछे की मंशा, उसके मायने और उसके व्यावहारिक असर को सरल भाषा में सामने रखें, ताकि सहकारी समितियों के इस पूरे संवैधानिक ढांचे की एक स्पष्ट, एक बिल्कुल साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाए। तो कहां से शुरू करें? शुरुआत होती है अनुच्छेद 243ZH से, जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं। किसी भी कानूनी भाग को समझने के लिए उसकी शब्दावली को समझना पहला कदम होता है। सही कहा। तो इसमें कौन-कौन सी मुख्य परिभाषाएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? इसमें कई परिभाषाएं हैं, जैसे प्राधिकृत व्यक्ति, ऑथराइज पर्सन, मतलब वो व्यक्ति जिसे कानून के तहत कोई अधिकार दिया गया हो। फिर है बोर्ड, ये समिति का निदेशक मंडल या शासी निकाय होता है जो फैसले लेता है। अच्छा, मतलब जो डे टू डे मैनेजमेंट देखता है। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं। फिर है सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये वो समिति है जो किसी राज्य के सहकारी कानून के तहत पंजीकृत हो। ये परिभाषा इस भाग के दायरे को तय करती है। और बहुराज्य सहकारी समिति? ये वो समिति है जिसका कार्यक्षेत्र एक से ज्यादा राज्यों में फैला हो। इनके लिए अलग नियम भी हैं, जैसा हम आगे अनुच्छेद 243ZR में देखेंगे। ठीक है। और पदाधिकारी? ऑफिस बेरर, ये समिति के चुने हुए मुख्य लोग होते हैं, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष वगैरह। इनका चुनाव और कार्यकाल भी महत्वपूर्ण है। और रजिस्ट्रार? ये नाम तो अक्सर सुनने में आता है सहकारी समितियों के संदर्भ में। जी, रजिस्ट्रार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने अपने स्तर पर रजिस्ट्रार नियुक्त करती हैं, जो सहकारी समितियों के पंजीकरण, विनियमन और निगरानी के लिए जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, इसके अलावा राज्य अधिनियम और राज्य स्तरीय सहकारी समिति भी परिभाषित है। हाँ, राज्य अधिनियम मतलब राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून, और राज्य स्तरीय सहकारी समिति वो है जिसका कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में हो। ये परिभाषाएं आगे के अनुच्छेदों को समझने के लिए एक तरह से चाबी का काम करती हैं। ठीक है, तो ये शब्दावली स्पष्ट हो गई। अब आते हैं अनुच्छेद 243ZI पर, जो सहकारी समितियों के निगमन यानी इनकॉर्पोरेशन से जुड़ा है। जी, ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को ये शक्ति और जिम्मेदारी देता है कि वे कानून बनाकर सहकारी समितियों के गठन, इनकॉर्पोरेशन, उनके कामकाज के नियमन, रेगुलेशन और जरूरत पड़ने पर उनके समापन, वाइंडिंग अप के लिए प्रावधान करें। मतलब राज्य सरकारें कानून बनाएंगी। जी, लेकिन क्या वो किसी भी तरह का कानून बना सकती हैं या संविधान कोई दिशा निर्देश देता है? यही इस भाग की सबसे खास बात है। अनुच्छेद 243ZI साफ कहता है कि राज्य जो भी कानून बनाएंगे वो कुछ खास सिद्धांतों पर आधारित होने चाहिए। ये सिद्धांत सहकारी आंदोलन की नींव है, जिन्हें अब संवैधानिक दर्जा मिल गया है। और ये सिद्धांत कौन से हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। 4 मुख्य सिद्धांत हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। पहला, स्वैच्छिक गठन, वॉलंटरी फॉर्मेशन, मतलब लोग अपनी मर्जी से साथ आकर समिति बनाएं, किसी दबाव में नहीं। दूसरा, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल, मतलब समिति के फैसले सदस्य लेंगे लोकतांत्रिक तरीके से, एक सदस्य एक वोट के आधार पर। अच्छा, यानी ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्यादा शेयर हों उसकी ज्यादा चले। बिल्कुल नहीं, यही तो सहकारिता का मूल है। तीसरा सिद्धांत है सदस्य आर्थिक भागीदारी, मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मतलब सदस्य ही समिति की पूंजी में योगदान करें और समिति के आर्थिक लाभ हानि में हिस्सेदार बने। और चौथा है स्वायत्त कामकाज, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, मतलब समितियां अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र हों, बाहरी हस्तक्षेप खासकर सरकारी
या राजनीतिक हस्तक्षेप कम से कम हो। ये 4 सिद्धांत स्वैच्छिक गठन, लोकतांत्रिक नियंत्रण, आर्थिक भागीदारी और स्वायत्तता, इन्हें संवैधानिक मान्यता देना क्यों जरूरी समझा गया? देखिए, अनुभव ये बताता था कि कई बार सहकारी समितियां राजनीतिक या नौकरशाही के नियंत्रण में आ जाती थीं, जिससे उनके सदस्यों का हित पीछे छूट जाता था। इन सिद्धांतों को संविधान में डालने का मतलब है कि अब राज्य सरकारें इनकी अनदेखी नहीं कर सकती। ये सहकारिता की आत्मा को बचाने की कोशिश है। ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि समितियां वास्तव में अपने सदस्यों के लिए सदस्यों द्वारा चलाई जाएं। समझ गया। तो ये सिद्धांत एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचते हैं राज्य के कानून बनाने की शक्ति पर। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 243Z(J) पर, जो बोर्ड के सदस्यों की संख्या और उनके कार्यकाल के बारे में है। जी, ये अनुच्छेद कहता है कि बोर्ड में कितने निदेशक होंगे ये राज्य का कानून तय करेगा, लेकिन एक ऊपरी सीमा लगा दी गई है। वो क्या है? किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड में निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये संख्या 21, इसे याद रखना महत्वपूर्ण है। 21 की सीमा क्यों? कोई खास वजह? शायद ये सोचा गया हो कि बहुत बड़ा बोर्ड होने से फैसले लेने में दिक्कत हो सकती है और वो उतना प्रभावी नहीं रहेगा। 21 एक ठीक-ठाक संख्या मानी गई होगी, जिससे विविधता भी रहे और कामकाज भी सुचारू चले। ठीक है। और इस अनुच्छेद में आरक्षण का भी प्रावधान है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है सामाजिक समावेश के नजरिए से। हर सहकारी समिति जिसमें व्यक्तिगत सदस्य हों, यानी सिर्फ संस्थाएं सदस्य ना हो, उसके बोर्ड में अनुसूचित जातियों, शेड्यूल्ड कास्ट्स या अनुसूचित जनजातियों, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कम से कम 1 सीट आरक्षित करनी होगी। SC/ST के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए कम से कम 2 सीटें आरक्षित होंगी। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि समाज के वंचित तबकों और महिलाओं को भी सहकारी समितियों के प्रबंधन में हिस्सेदारी मिले। ये वाकई एक अहम कदम है। अब इनके कार्यकाल की बात करते हैं। ये चुने हुए सदस्य और पदाधिकारी कब तक अपने पद पर रहेंगे? इनका कार्यकाल चुनाव की तारीख से 5 वर्ष का होगा। यानी जैसे लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल होता है, वैसा ही 5 साल का कार्यकाल सहकारी समितियों के बोर्ड का भी होगा। और पदाधिकारियों का कार्यकाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वगैरह? उनका कार्यकाल भी बोर्ड के कार्यकाल के साथ ही चलेगा, यानी कॉन्टिन्यूअस होगा। जब बोर्ड का कार्यकाल खत्म होगा तो पदाधिकारियों का भी कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कार्यकाल के बीच में कोई सीट खाली हो जाती है, किसी सदस्य के इस्तीफे या किसी और वजह से, उसे कैसे भरा जाएगा? इसे आकस्मिक रिक्ति या कैजुअल वैकेंसी कहते हैं शायद। जी, अगर बोर्ड का कार्यकाल आधे से ज्यादा बचा हुआ है, तब तो उपचुनाव कराने की जरूरत पड़ सकती है, जैसा राज्य कानून में लिखा हो। लेकिन अगर बोर्ड का कार्यकाल आधे से कम बचा है, तो बोर्ड खुद ही नामांकन के जरिए उसी वर्ग के किसी सदस्य से वो रिक्ति भर सकता है जिस वर्ग की सीट खाली हुई है। यानी अगर महिला सीट खाली हुई है और कार्यकाल आधा बीत चुका है, तो बोर्ड किसी योग्य महिला को नामित कर सकता है। हाँ बिल्कुल, ताकि बोर्ड का काम ना रुके। इस अनुच्छेद में सहयोजित सदस्यों का भी जिक्र है। ये कौन होते हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प प्रावधान है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर ये व्यवस्था कर सकता है कि बोर्ड अपनी मदद के लिए कुछ विशेषज्ञों को शामिल कर सके। विशेषज्ञ किस तरह के? ये विशेषज्ञ बैंकिंग, प्रबंधन, मैनेजमेंट, वित्त, फाइनेंस या फिर उस खास क्षेत्र के हो सकते हैं जिसमें वो सहकारी समिति काम कर रही है, जैसे कृषि, बुनकरी या डेयरी। तो ये विशेषज्ञ बोर्ड के सदस्य माने जाएंगे? हाँ, वो बोर्ड की बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या पर भी सीमा है। ऐसे अधिकतम 2 विशेषज्ञ ही सहयोजित किए जा सकते हैं और ये 2 सदस्य उन 21 निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त होंगे। अच्छा, यानी बोर्ड की कुल प्रभावी संख्या 21 + 2 = 23 तक हो सकती है। हो सकती है, अगर राज्य कानून में सहयोजन का प्रावधान है और बोर्ड 2 विशेषज्ञों को शामिल करता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो क्या? इन सहयोजित सदस्यों को बोर्ड के किसी भी फैसले पर वोट देने का अधिकार नहीं होगा और न ही उन्हें समिति का पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुना जा सकता है। अच्छा, तो वो सलाहकार की भूमिका में ज्यादा है। बिल्कुल, उनका काम अपनी विशेषज्ञता से बोर्ड की मदद करना है, न कि समिति के लोकतांत्रिक नियंत्रण में सीधे तौर पर हिस्सा लेना। इससे विशेषज्ञता भी मिल जाती है और लोकतांत्रिक ढांचा भी बना रहता है। इसी अनुच्छेद में कार्यात्मक निदेशक, फंक्शनल डायरेक्टर्स का भी उल्लेख है। ये कौन है? कार्यात्मक निदेशक
आमतौर पर समिति के मुख्य कार्यकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव या अन्य वरिष्ठ कर्मचारी होते हैं जिन्हें बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है ताकि प्रबंधन और बोर्ड के बीच सीधा तालमेल रहे। राज्य कानून इनके बारे में प्रावधान कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें भी उन 21 निदेशकों की गिनती में शामिल नहीं किया जाएगा। समझ गया। तो अनुच्छेद 243ZJ बोर्ड की संरचना, कार्यकाल, आरक्षण और विशेषज्ञों को शामिल करने की पूरी रूपरेखा तय करता है। अब आते हैं चुनाव पर। अनुच्छेद 243Z के बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन। जी, ये अनुच्छेद लोकतांत्रिक सिद्धांत को मजबूत करता है। ये कहता है कि बोर्ड का चुनाव मौजूदा बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करा लिया जाना चाहिए। पहले क्यों? ताकि सत्ता हस्तांतरण में कोई गैप ना आए। जैसे ही पुराना बोर्ड अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे, नया चुना हुआ बोर्ड तुरंत कार्यभार संभालने के लिए तैयार हो। इससे समिति के कामकाज में निरंतरता बनी रहती है और किसी तरह के प्रशासनिक शून्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम की स्थिति नहीं बनती। ये तो बहुत जरूरी है। और ये चुनाव कराएगा कौन? क्या समिति खुद कराएगी? नहीं, यहीं पर पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। अनुच्छेद कहता है कि मतदाता सूची तैयार करने और चुनाव कराने का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण यानी पूरी चुनाव प्रक्रिया की जिम्मेदारी एक ऐसे प्राधिकरण या निकाय में निहित होगी जैसा राज्य विधानमंडल कानून द्वारा तय करे। यानी एक स्वतंत्र चुनाव कराने वाली संस्था, जैसे राज्य चुनाव आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराता है। हाँ, कुछ वैसा ही। राज्य सरकारें कानून बनाकर ऐसा कोई स्वतंत्र निकाय स्थापित कर सकती हैं या किसी मौजूदा निकाय को ये जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। इसका उद्देश्य ये है कि चुनाव निष्पक्ष हों और उनमें किसी तरह की धांधली या पक्षपात की गुंजाइश ना रहे। राज्य विधानमंडल चुनाव की पूरी प्रक्रिया और उससे जुड़े दिशा निर्देश भी तय कर सकता है। तो ये अनुच्छेद लोकतंत्र की निरंतरता और निष्पक्ष चुनाव पर जोर देता है। अब अगर मान लीजिए कोई बोर्ड ठीक से काम नहीं कर रहा या चुनाव ही नहीं करा पा रहा, तो क्या होगा? क्या उसे हटाया जा सकता है? यहीं पर अनुच्छेद 243ZL आता है शायद, बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन। बिल्कुल, अनुच्छेद 243ZL इसी स्थिति से निपटता है। बोर्ड का अधिक्रमण, सुपरसेशन, और निलंबन, सस्पेंशन, तथा अंतरिम प्रबंधन, इंटरिम मैनेजमेंट। ये एक तरह का नियंत्रण तंत्र है। तो क्या किसी भी बोर्ड को कभी भी हटाया जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा लगाई गई है। किसी भी सहकारी समिति के बोर्ड को 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए अतिक्रमित, सुपरसीडेड या निलंबित, सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता। सिर्फ 6 महीने? ये तो बहुत कम समय है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सरकार या रजिस्ट्रार अनिश्चित काल के लिए किसी चुनी हुई बॉडी को हटाकर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते। ये बोर्ड के लिए एक तरह का संवैधानिक सुरक्षा कवच है। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराकर नया बोर्ड गठित करना होगा। लेकिन किन परिस्थितियों में ये 6 महीने का निलंबन या अधिक्रमण हो सकता है? क्या इसके लिए कोई ठोस कारण होने चाहिए? हाँ, अनुच्छेद में कुछ स्पष्ट कारण बताए गए हैं। जैसे एक, अगर बोर्ड लगातार चूक, परसिस्टेंट डिफॉल्ट कर रहा हो, मतलब बार बार अपने कर्तव्यों का पालन न कर रहा हो। दूसरा, अगर बोर्ड अपने कर्तव्यों के पालन में लापरवाही बरत रहा हो। तीसरा, अगर बोर्ड कोई ऐसा काम करे जो समिति या उसके सदस्यों के हितों के प्रतिकूल, प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट्स हो। चौथा, अगर बोर्ड के गठन या उसके कामकाज में गतिरोध पैदा हो गया हो, मतलब वो ठीक से फैसले ना ले पा रहा हो। या फिर अगर राज्य द्वारा निर्धारित निर्वाचन प्राधिकरण चुनाव कराने में विफल रहा हो। इसमें बोर्ड की सीधी गलती ना भी हो, तब भी अंतरिम व्यवस्था के लिए जरूरी हो सकता है। तो ये कुछ गंभीर स्थितियां हैं जिनमें हस्तक्षेप किया जा सकता है, लेकिन वो भी सीमित समय के लिए। हाँ, और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शर्त है जो सहकारी समितियों की स्वायत्तता को रेखांकित करती है। वो क्या है? यह अनुच्छेद कहता है कि अगर कोई ऐसी सहकारी समिति है जिसमें सरकार की कोई हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग नहीं है, सरकार ने कोई ऋण, लोन या वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दी है, या कोई गारंटी नहीं दी है, तो उस समिति के बोर्ड को अतिक्रमित या निलंबित नहीं किया जा सकता। अच्छा, मतलब अगर समिति पूरी तरह से सदस्यों के पैसे और अपने संसाधनों पर चल रही है, तो सरकार उसके बोर्ड को हटा नहीं सकती, चाहे ऊपर बताए गए कारण मौजूद ही क्यों ना हो। मोटे तौर पर हाँ, ये प्रावधान उन समितियों की स्वायत्तता का सम्मान करता है जो आत्मनिर्भर हैं। उनके मामले में सदस्यों को ही अपने बोर्ड को जवाबदेह ठहराना होगा, शायद आम सभा के जरिए या अन्य आंतरिक प्रक्रियाओं से। ये तो वाकई सहकारी स्वायत्तता की दिशा में एक बड़ा कदम है। अच्छा, क्या बैंकिंग का काम करने वाली सहकारी समितियों के लिए कोई विशेष प्रावधान है? हाँ, उनके लिए 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली,
उन पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधान भी लागू होंगे, जो आरबीआई को ज्यादा नियंत्रण शक्ति देते हैं। दूसरी, ऐसी बैंकिंग समितियां जो बहुराज्य नहीं हैं, उनके बोर्ड का निलंबन या अधिक्रमण की अधिकतम अवधि 6 महीने की बजाय 1 वर्ष होगी। 1 साल? ये ज्यादा क्यों? शायद इसलिए क्योंकि बैंकिंग गतिविधियां ज्यादा संवेदनशील होती हैं और उनमें गड़बड़ी होने पर ज्यादा लोगों पर असर पड़ता है। इसलिए वहां व्यवस्था सुधारने या चुनाव कराने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया गया है। ठीक है। अब मान लीजिए किसी बोर्ड को अतिक्रमित या निलंबित कर दिया गया, तो उस 6 महीने या 1 साल की अवधि के लिए समिति का काम कौन देखेगा? उसके लिए सरकार या रजिस्ट्रार एक प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करेगा। इस प्रशासक की जिम्मेदारी होगी कि वो समिति का प्रबंधन देखे और निर्धारित अवधि 6 महीने या 1 साल के भीतर चुनाव कराए। चुनाव होने के बाद उसे प्रबंधन नवनिर्वाचित बोर्ड को सौंपना होगा। और इस प्रशासक की सेवा शर्तें वगैरह कौन तय करेगा? उसके लिए राज्य विधानमंडल कानून बनाकर प्रावधान कर सकता है। तो ये हो गया नियंत्रण और निलंबन का पहलू। अब आते हैं वित्तीय पारदर्शिता पर। अनुच्छेद 243 ZM, सहकारी समितियों के लेखाओं की संपरीक्षा यानी ऑडिट। जी, वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता किसी भी संस्था के लिए, खासकर जहां जनता का पैसा लगा हो, बहुत जरूरी है। यह अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को निर्देश देता है कि वे कानून बनाकर समितियों द्वारा खातों के सही रखरखाव, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स और उनकी अनिवार्य ऑडिट का प्रावधान करें। ऑडिट कब और कितनी बार होना चाहिए? ऑडिट प्रत्येक वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 1 बार कराना अनिवार्य है, ताकि हर साल पता चल सके कि समिति की वित्तीय स्थिति कैसी है, कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। और ये ऑडिट करेगा कौन? क्या समिति किसी को भी चुन सकती है? नहीं, यहां भी गुणवत्ता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। राज्य विधानमंडल कानून द्वारा ऑडिटर्स और ऑडिटिंग फर्मों के लिए न्यूनतम योग्यता, मिनिमम क्वालिफिकेशंस और अनुभव एक्सपीरियंस निर्धारित करेगा। मतलब कोई भी ऐरा गैरा ऑडिटर नहीं बन सकता? बिल्कुल, उन्हें योग्य और अनुभवी होना होगा। हर समिति का ऑडिट ऐसे ही योग्य ऑडिटर या फर्म द्वारा किया जाएगा, जिसे समिति की आम सभा जनरल बॉडी नियुक्त करेगी। नियुक्ति आम सभा करेगी, ये तो लोकतांत्रिक नियंत्रण दिखाता है। हाँ, लेकिन एक और फिल्टर है। ये ऑडिटर या फर्म उसी पैनल से चुने जाएंगे जिसे राज्य सरकार ने अनुमोदित किया हो, या राज्य सरकार द्वारा इस काम के लिए प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकरण ने अनुमोदित किया हो। पैनल मतलब सरकार कुछ योग्य ऑडिटर्स की लिस्ट बनाएगी और समिति को उसी लिस्ट में से चुनना होगा। जी हाँ, इसका उद्देश्य ये है कि ऑडिट की गुणवत्ता बनी रहे और केवल भरोसेमंद और सक्षम ऑडिटर ही ऑडिट करें। इससे पारदर्शिता भी बढ़ती है। और ऑडिट पूरा करने के लिए कोई समय सीमा भी है? हाँ, ऑडिट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। यानी अगर वित्तीय वर्ष 31 मार्च को खत्म होता है तो 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट आ जानी चाहिए। इससे सुनिश्चित होगा कि वित्तीय स्थिति की जानकारी ज्यादा पुरानी न हो जाए। सही कहा। और एक और बात, जो राज्य स्तर की शीर्ष सहकारी समिति एपेक्स कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जैसे राज्य सहकारी बैंक या राज्य विपणन संघ, उसके खातों की ऑडिट रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष भी रखी जाएगी। अच्छा, यानी विधायिका की भी नजर रहेगी शीर्ष संस्थाओं पर। जी, ये जवाबदेही का एक और स्तर है। ऑडिट के बाद अब बात करते हैं सदस्यों की भूमिका की। अनुच्छेद 243 ZN आम सभा की बैठकों के बारे में है। हाँ, आम सभा या जनरल बॉडी मीटिंग किसी भी सहकारी समिति की सर्वोच्च सत्ता होती है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य शामिल होते हैं। यह अनुच्छेद कहता है कि राज्य विधानमंडल कानून द्वारा ये प्रावधान करेगा कि प्रत्येक सहकारी समिति अपनी वार्षिक आम सभा की बैठक, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग AGBM, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर जरूर बुलाए। फिर से 6 महीने की समय सीमा। ऑडिट रिपोर्ट भी 6 महीने में आनी थी और AGM भी 6 महीने में। हाँ, इसका मतलब है कि AGM में सदस्य पिछले साल के ऑडिटेड खातों पर चर्चा कर सकें, उन्हें मंजूरी दे सकें और समिति की भविष्य की योजनाओं पर फैसले ले सकें। ये बैठक सदस्यों की साल में कम से कम 1 बार सीधी भागीदारी सुनिश्चित करती है। और उस बैठक में क्या-क्या होता है? कानून ने निर्धारित कई महत्वपूर्ण कार्य इस बैठक में किए जाते हैं, जैसे पिछले साल की रिपोर्ट और खातों को अपनाना, अगले साल के लिए बजट और कार्यक्रम पर विचार करना, अधिशेष का निपटान कैसे हो, जैसे सदस्यों में लाभांश बांटना है या रिजर्व में रखना है, ऑडिटर की नियुक्ति और अगर चुनाव होने हैं तो वो प्रक्रिया। ये सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण का मुख्य मंच है। AGM के अलावा क्या सदस्यों के पास और भी अधिकार है समिति के कामकाज पर नजर रखने के? हाँ,
और ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है जो अनुच्छेद 243 ZNO देता है, सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार, राइट ऑफ अ मेंबर टू गेट इन्फॉर्मेशन। ये सदस्यों को सशक्त बनाने वाला अनुच्छेद है। सूचना का अधिकार, कैसा अधिकार? राज्य विधानमंडल कानून बनाकर ये सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक सदस्य को समिति की पुस्तकों, सूचना, इन्फॉर्मेशन और खातों तक पहुंच हो, खासकर उन खातों तक जो सदस्य के साथ समिति के नियमित लेन देन से संबंधित हैं। मतलब सदस्य जाकर देख सकता है कि उसके खाते में क्या चल रहा है, समिति की नीतियां क्या हैं, फैसले कैसे हो रहे हैं। हाँ, कानून के दायरे में रहकर उन्हें ये जानकारी पाने का हक होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और प्रबंधन की जवाबदेही तय होती है। सदस्य अंधेरे में नहीं रहेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। और क्या है इस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद राज्य विधानमंडलों को ये भी कहता है कि वो कानून बनाकर सदस्यों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित करने के उपाय करें। जैसे बैठकों में सदस्यों की न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य की जा सकती है या समिति की सेवाओं का न्यूनतम उपयोग जरूरी किया जा सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ नाम के सदस्य ना रहें, सक्रिय भागीदारी करें। बिल्कुल। और तीसरी बात, सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण, कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का भी प्रावधान करने की बात कही गई है, ताकि सदस्य अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक हों और सहकारिता के सिद्धांतों को समझ सकें। तो ये अनुच्छेद पूरी तरह से सदस्य केंद्रित है। सूचना का अधिकार, भागीदारी और शिक्षा। सही। अब आते हैं अनुच्छेद 243 ZP पर, जो विवरणियां, रिटर्न्स दाखिल करने के बारे में है। ये जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक और तरीका है। रिटर्न्स, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न होता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हर सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर, फिर से 6 महीने, राज्य सरकार द्वारा इस काम के लिए नामित किसी प्राधिकारी, अथॉरिटी को एक रिटर्न दाखिल करना होगा। और इस रिटर्न में क्या-क्या जानकारी देनी होगी? इसमें कई चीजें शामिल होंगी, जैसे 1. समिति की गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट। 2. संपरीक्षित लेखा विवरण, ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी ऑडिटर द्वारा जांची गई बैलेंस शीट और लाभ हानि खाता। 3. अधिशेष निपटान योजना, प्लान फॉर सरप्लस डिस्पोजल, जैसा कि आम सभा ने अनुमोदित किया हो, यानी मुनाफे का क्या किया। 4. अगर समिति के उपनियम हो, बायलॉज में कोई संशोधन किया गया है तो उसकी सूची। 5. आम सभा की बैठक की तारीख और चुनाव की तारीख, अगर उस साल चुनाव होने वाले थे। 6. और कोई भी अन्य जानकारी जो रजिस्ट्रार मांगे। बाप रे, ये तो काफी विस्तृत जानकारी है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पारदर्शिता और नियामक निगरानी, रेगुलेटरी ओवरसाइट। सरकार या रजिस्ट्रार को पता चलता रहे कि समितियां ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, उनकी वित्तीय स्थिति कैसी है। ये डेटा योजना बनाने और नीति निर्धारण में भी मदद करता है। ठीक है। अब अगर कोई समिति या उसके पदाधिकारी इन सब नियमों का पालन न करें तो ऑडिट न कराएं, AGM न बुलाएं, रिटर्न न भरें या कोई और गड़बड़ी करें, क्या सजा का भी प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल है। अनुच्छेद 243 ZQ अपराध और शास्तियां, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के बारे में है। ये राज्य विधानमंडलों को शक्ति देता है कि वो कानून बनाकर सहकारी समितियों से संबंधित अपराधों को परिभाषित करें और उनके लिए दंड निर्धारित करें। किस तरह के कामों को अपराध माना जा सकता है? कुछ उदाहरण है? मान लीजिए समिति के सदस्यों को किसी खुफिया जानकारी के बारे में सूचना नहीं दी जाती है, या उनको उनके कामकाज में हिस्सा लेने दिया ही नहीं जाता है, या ऐसा कोई लीगल डॉक्यूमेंट जो जरूरी है उसे डी अप्रूव कर दिया जाता है, या कोई और ऐसा काम जो सरकारी कानून के खिलाफ हो। हाँ, अनुच्छेद में ही कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि किन कार्यों या चूकों, एक्ट्स और ओमिशंस को अपराध माना जा सकता है, जैसे जानबूझकर गलत रिटर्न देना या मांगी गई गलत जानकारी देना, जानबूझकर या बिना किसी उचित कारण के जानकारी ना देना, किसी समन, मांग, रिक्विजिशन या कानूनी आदेश, ऑर्डर की अवज्ञा करना। अच्छा, ये तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए है। जी। और अगर कोई पदाधिकारी या अभिरक्षक, कस्टोडियन, जिसके पास समिति की पुस्तकें, खाते, रिकॉर्ड, नकदी या अन्य संपत्ति है, वो किसी प्राधिकृत व्यक्ति जैसे ऑडिटर, प्रशासक या जांच अधिकारी को उसका कब्जा सौंपने से इनकार करता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण, चुनाव से पहले,
दौरान या बाद में कोई भ्रष्ट आचरण अपनाना। भ्रष्ट आचरण मतलब चुनावों में गड़बड़ी करना भी एक दंडनीय अपराध होगा। हाँ, जैसे वोट खरीदना, झूठा प्रचार करना या चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालना। राज्य विधानमंडल इन अपराधों के लिए जुर्माने से लेकर कारावास तक के दंड का प्रावधान कर सकता है। ये कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। तो ये हो गए नियम, ऑडिट, सदस्य अधिकार, रिटर्न और दंड। अब एक सवाल उठता है, क्या ये सारे प्रावधान सिर्फ उन्हीं समितियों पर लागू होते हैं जो एक ही राज्य के कानून के तहत बनी है? उन समितियों का क्या जिनका काम एक से ज्यादा राज्यों में है, यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज? बहुत अच्छा सवाल है। इसका जवाब देता है अनुच्छेद 243 ZR, बहुराज्य सहकारी समितियों पर लागू होना, एप्लीकेशन टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो क्या उन पर ये लागू होते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये अनुच्छेद साफ कहता है कि इस भाग पार्ट 9 B के प्रावधान बहुराज्य सहकारी समितियों पर भी लागू होंगे। लेकिन उनके लिए तो कानून संसद बनाती है, राज्य विधानमंडल नहीं। सही कहा। इसीलिए इस अनुच्छेद में एक छोटा सा संशोधन बताया गया है। जहां-जहां इस भाग में राज्य विधानमंडल, राज्य अधिनियम या राज्य सरकार का जिक्र आया है, बहुराज्य समितियों के संदर्भ में उसे क्रमशः संसद, केंद्रीय अधिनियम या केंद्र सरकार पढ़ा जाएगा। अच्छा, मतलब सिद्धांत वही रहेंगे, 21 सदस्य, 5 साल कार्यकाल, अनिवार्य ऑडिट, सदस्य अधिकार, लेकिन उन्हें लागू करने वाला कानून संसद बनाएगी और निगरानी केंद्र सरकार या उसके द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार करेगा। बिल्कुल सही समझे आप। इससे संवैधानिक ढांचा देश भर की सहकारी समितियों के लिए, चाहे वो राज्य स्तरीय हों या बहुराज्य, एक समान हो जाता है। ठीक है। अब राज्यों और बहुराज्य समितियों के बाद आते हैं संघ राज्य क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटरीज पर। क्या ये प्रावधान दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़ या अंडमान निकोबार जैसी जगहों पर भी लागू होते? हाँ, अनुच्छेद 243 ZS इसी बारे में है, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। ये कहता है कि इस भाग के प्रावधान संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होंगे। लेकिन कुछ यूटीज में अपनी विधानसभा है, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, और कुछ में नहीं है, जैसे चंडीगढ़ या लद्दाख। तो वहां राज्य विधानमंडल का मतलब क्या होगा? अनुच्छेद ये स्पष्ट करता है, जिस यूटी में विधानसभा नहीं है, वहां राज्य विधानमंडल का मतलब होगा अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त। अच्छा, यानी प्रशासक ही कानून बनाएगा या नियम जारी करेगा? हाँ, उन यूटीज के लिए। और जिन यूटीज में विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर, वहां राज्य विधानमंडल का मतलब वो विधानसभा ही होगी। वो अपने लिए सहकारी कानून बनाएंगी या संशोधित करेंगी। तो यूटीज भी कवर हो गए। क्या इसमें कोई अपवाद भी है? हाँ, एक अपवाद है। राष्ट्रपति चाहें तो एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके ये निर्देश दे सकते हैं कि इस भाग के प्रावधान किसी विशेष संघराज्य क्षेत्र यूटी या उसके किसी हिस्से पर लागू नहीं होंगे। अच्छा, यानी राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो किसी यूटी को इन प्रावधानों से छूट दे सकें अगर उन्हें लगता है कि वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण ये जरूरी है। जी ठीक है। अब हम इस भाग के आखिरी अनुच्छेद पर आते हैं, अनुच्छेद 243 ZT, विद्यमान विधियों का बना रहना, कंटिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये 97वां संशोधन 2012 में लागू हुआ, लेकिन सहकारी समितियां तो भारत में उससे बहुत पहले से काम कर रही थी और हर राज्य के अपने अपने सहकारी कानून थे। हाँ, आजादी से भी पहले से। बिल्कुल। तो सवाल ये था कि जब ये नया संवैधानिक भाग लागू होगा तो उन पुराने कानूनों का क्या होगा, खासकर अगर उन पुराने कानूनों में कोई बात ऐसी हो जो इस नए भाग 9B के प्रावधानों से मेल ना खाती हो, यानी असंगत हो। हाँ, ये तो एक व्यवहारिक समस्या थी। तो अनुच्छेद 243 ZT इसका समाधान देता है। ये कहता है कि इस भाग IXP में किसी बात के होते हुए भी अगर कोई मौजूदा राज्य कानून जो संशोधन लागू होने से ठीक पहले से चला रहा था, इस भाग के किसी प्रावधान से असंगत हैं, तो वो असंगत कानून तब तक लागू रहेगा जब तक 1. उसे सक्षम विधानमंडल यानी राज्य विधानमंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या निरस्त, अमेंडेड और रिपील नहीं था दिया जाता, या 2. इस भाग के प्रारंभ से यानी 15 फरवरी 2012 से 1 वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। 1 साल। हाँ, 1 साल। इन दोनों में से जो भी पहले हो तब तक वो असंगत कानून चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि राज्य सरकारों को 1 साल का समय दिया गया, 15 फरवरी 2012 से लेकर 14 फरवरी 2013 तक।
कि वो अपने मौजूदा सहकारी कानूनों की समीक्षा करें और उन्हें संविधान के इस नए भाग IXB के अनुरूप ढाल लें। अगर वो 1 साल में ऐसा नहीं करते, तो 1 साल बीतने के बाद उनके कानून का जो भी हिस्सा भाग IXB से असंगत होगा, वो अपने आप प्रभावहीन हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक तरह की मोहलत थी राज्यों के लिए, ताकि वो अपने कानूनों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपडेट कर लें। जी हाँ, ये सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान सर्वोपरि रहे, लेकिन राज्यों को बदलाव के लिए जरूरी समय भी मिले। तो ये थे अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक के प्रावधान। हमने परिभाषाओं से शुरू करके निगमन के सिद्धांत, बोर्ड की संरचना, चुनाव, निलंबन, ऑडिट, सदस्य अधिकार, रिटर्न, दंड और फिर बहुराज्य समितियों व यूटीज पर इनके लागू होने और पुराने कानूनों के बने रहने तक की बात की। जी, हमने कोशिश की है कि इस भाग के हर महत्वपूर्ण पहलू को छू लिया जाए। तो अब अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालना चाहें, मुख्य बातें क्या होंगी? श्रोताओं के लिए की टेकअवेज क्या हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संविधान का भाग 9ख यानी 9B सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा और एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। उन्हें सिर्फ कानून का हिस्सा न रखकर संविधान का हिस्सा बना दिया गया। बिल्कुल। दूसरी बात, ये भाग लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्य आर्थिक भागीदारी और स्वायत्त कामकाज जैसे सहकारिता के मूल सिद्धांतों पर जोर देता है और उन्हें संवैधानिक संरक्षण देता है। तीसरा, ये नियमित और समय पर चुनाव 5 साल में, कार्यकाल खत्म होने से पहले, अनिवार्य वार्षिक ऑडिट 6 महीने के अंदर अनुमोदित पैनल से, सदस्यों को सूचना का अधिकार और प्रबंधन में भागीदारी तथा समितियों द्वारा नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करने जैसे प्रावधानों के जरिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। और बोर्ड के निलंबन पर भी सीमा लगाई गई है, 6 महीने या 1 साल। हाँ, वो भी स्वायत्तता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, इन संवैधानिक प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने में राज्य विधानमंडलों और बहुराज्य समितियों के लिए संसद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें ही विस्तृत कानून बनाने हैं। और 5वां, ये प्रावधान केवल राज्य स्तरीय समितियों तक सीमित नहीं है, बल्कि बहुराज्य सहकारी समितियों और संघ राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं, कुछ जरूरी संशोधनों के साथ। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये भाग सहकारी आंदोलन को मजबूत, लोकतांत्रिक, स्वायत्त और जवाबदेह बनाने का एक संवैधानिक प्रयास है। ये तो हो गए मुख्य बिंदु। अब जैसा कि हम अक्सर करते हैं, श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। जरूर। हमने इन संवैधानिक प्रावधानों की बहुत विस्तार से चर्चा की, जो कागज पर तो बहुत सशक्त लगते हैं, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या ये संवैधानिक प्रावधान जो 2012 से लागू है, जमीनी हकीकत में सहकारी समितियों को वास्तव में उतना सशक्त और स्वायत्त बना पाए हैं जितनी इनसे उम्मीद थी? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इनके कार्यान्वयन में, इनके इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रमुख चुनौतियां आ रही हैं? क्या राजनीतिक हस्तक्षेप अभी भी होता है? क्या सदस्य वास्तव में अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं? क्या ऑडिट हमेशा निष्पक्ष होते हैं? और अगर चुनौतियां हैं, तो उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है ताकि सहकारिता का ये संवैधानिक सपना पूरी तरह साकार हो सके? इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो शासन और लोक प्रशासन के मुद्दों में रुचि रखते हैं। ये सिर्फ अकादमिक सवाल नहीं है, ये करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ा सवाल है जो सहकारी समितियों के सदस्य हैं। बिल्कुल। तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों, ये भाग 9ख न केवल आपकी परीक्षा के सिलेबस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि ये भारत के संघीय ढांचे, जमीनी लोकतंत्र और समावेशी आर्थिक विकास मॉडल को समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सहकारी आंदोलन भारत की अर्थव्यवस्था और समाज का एक अभिन्न अंग रहा है और रहेगा। पर में उतनी स्पष्ट ना हुई हो तो दूसरी बार सुनने से वो और साफ हो जाएंगी। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी, अगर आपको लगा कि इससे आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है, तो कृपया हमारे प्रयास को सराहें। सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, इस जानकारी को अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपने सवाल बताएं, और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी अगली ज्ञानवर्धक चर्चा आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपकी प्रतिक्रिया, आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो इसी के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।